हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। देखिए, हमने ये सब पढ़ लिया था। ह्यूमन सिस्टम, पाचन तंत्र के बारे में हमने पढ़ लिया था, सब पढ़ लिया था। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप पीछे जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज हम हमारा 4th नंबर जो है उत्सर्जन तंत्र वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो ये पीछे के स्लाइड्स हैं, तो हम आज से पढ़ने वाले हैं उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, सो सबसे पहले मैं बताती हूँ उत्सर्जन तंत्र क्या है। पहले आप ये देखिए कि हमें इस लेसन में 5 तंत्र पढ़ने हैं। ठीक है, उसमें से हमने 3 तंत्र पढ़ लिए हैं हमारी पीछे वाली वीडियो में। ये है हमारा नेक्स्ट उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, तो उत्सर्जन तंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। पहली बात आती है उत्सर्जन तंत्र होता क्या है। ठीक है, तो ये होता है कि हमारे शरीर में भोजन पचने का काम तो हो गया था। ठीक है, पीछे वाले तंत्र तक हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट बात आती है कि अपशिष्ट जो बचता है हमारे शरीर में, जो भी वेस्ट मटेरियल जो हमारे शरीर को नहीं चाहिए होता है, वो उसको कैसे निकालता है, तो वो इसी तंत्र के सहायता से हमारे शरीर से बाहर निकालता है। ठीक है, इसमें कुछ कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं के द्वारा, जैसे देखिए, शरीर की वह व्यवस्था जिसमें शरीर की कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किसमें होता है, फेफड़ों में होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन फेफड़ों के माध्यम से होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फेफड़ों से होता है। सिमिलर क्या होता है, नाइट्रोजनी अपशिष्ट होते हैं हमारे शरीर में, उनका उत्सर्जन इस उत्सर्जन तंत्र के द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है, उत्सर्जन तंत्र के द्वारा होता है। ठीक है, इस पॉइंट में सिर्फ ये बात बताई गई है कि CO2 का उत्सर्जन फेफड़ों के द्वारा होता है, तो जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ हैं वो आगे हम पढ़ेंगे क्या होते हैं। तो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनका उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, तो उनका उत्सर्जन उत्सर्जन तंत्र के द्वारा होता है। ठीक है, फिर बात आती है कि इस जो तंत्र को हम पढ़ेंगे उस तंत्र में मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो इसमें क्या है, वृक्क है। हम जो पढ़ेंगे वृक्क, वो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात आती है कि जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट, हमने देख तो लिया कि उत्सर्जन तंत्र में इसका उत्सर्जन होता है, बट नाइट्रोजनी अपशिष्ट होते क्या हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, पहली बात है 3 प्रकार के होते हैं, अमोनिया, यूरिया और एक यूरिक अम्ल। ठीक है, तो हम अमोनिया पढ़ लेते हैं सबसे पहले। अमोनिया क्या चीज होता है, तो अमोनिया का उत्सर्जन अमोनियोत्सर्ग प्रक्रिया होती है एक, उस प्रक्रिया के द्वारा अमोनिया का उत्सर्जन होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात है अमोनिया का उत्सर्जन सबसे ज्यादा उत्सर्जन के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, जल की। ठीक है, जल की जरूरत पड़ती है, जल नहीं हो तो उत्सर्जन नहीं हो सकता है, तो जल की जरूरत पड़ती है। अब जल किसके पास होता है, जल किसका जीव उपयोग करते हैं, कौन कौन से, मछलियां और जलीय कीट। ठीक है, तो अमोनिया का उत्सर्जन के लिए जल की आवश्यकता होती है, इसलिए जल जीव इसका उपयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है मछलियां और जलीय कीट। ठीक है, तो अमोनिया का समझ में आया, अमोनिया का उत्सर्जन अमोनियोत्सर्ग प्रक्रिया के द्वारा होता है, जल की आवश्यकता होती है और इसका यूज कौन करते हैं, जलीय जीव इसका यूज करते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर की बात आती है यूरिया। अब यूरिया क्या होता है, तो यूरिया का उत्सर्जन सबसे पहले बात आती है स्तनधारी समुद्री मछलियां करती है। ठीक है, जैसे हमने अमोनिया का पढ़ा कि अमोनिया का उत्सर्जन अमोनियोत्सर्ग प्रक्रिया के द्वारा होता है। सिमिलर क्या होता है, यूरिया का उत्सर्जन स्तनधारी जो समुद्री मछलियां हैं वो करती हैं। ठीक है, इन जीवों को यूरिया उत्सर्गी भी कहा जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखें, यूरिया उत्सर्जी किसको कहा जाता है, स्तनधारी मछलियों को कहा जाता है। अमोनिया जो है उसको यकृत क्या करता है, यूरिया में परिवर्तित करता है सबसे पहले। ठीक है, अमोनिया को यकृत क्या करता है, यूरिया में परिवर्तित करता है और उसको फिर वृक्क जो होते हैं हमारे शरीर में उन तक उसका उत्सर्जन करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें हमने नाइट्रोजनी अपशिष्ट 2 पढ़ लिए, अमोनिया पढ़ लिया, यूरिया पढ़ लिया। थर्ड आता है यूरिक अम्ल। ठीक है, यूरिक अम्ल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यूरिक अम्ल क्या होता है, पक्षियां और सरीसृप या कीट होते हैं जो वो अमोनिया को यूरिक अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, अमोनिया हमने पढ़ लिया, अमोनिया का उत्सर्जन अमोनियोत्सर्ग प्रक्रिया के द्वारा होता है। अब ये पक्षी क्या करते हैं, सरीसृप कीट जो छोटे पक्षी होते हैं, कीट होते हैं, वो क्या करते हैं, जो अमोनिया होता है उसको किस में चेंज कर देते हैं, यूरिक अम्ल में चेंज कर देते हैं। ठीक है, जो जल के साथ, जो अत्यंत कम जल के साथ गोलिकाओं या फिर पेस्ट के रूप में उत्सर्जित होता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, कम जल के साथ इसका यूज करते हैं, तो अमोनिया को यूरिक अम्ल में चेंज
कर देते हैं, जिसको यूरिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। तीनों हमने पढ़ लिए हैं, नाइट्रोजनी अपशिष्ट, अमोनिया, यूरिक अम्ल और यूरिया। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है जो उत्सर्जन होता है वो कितने भागों में बटा रहता है। ठीक है, हम क्या पढ़ने वाले हैं, उत्सर्जन तंत्र। सबसे पहले बात हमने पढ़ी कि उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, और उसके बाद हमने पढ़ी नाइट्रोजनी जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, ठीक है, उसका उत्सर्जन तंत्र के द्वारा होता है। अब नाइट्रोजनी अपशिष्ट का उत्सर्जन तो उत्सर्जन तंत्र के द्वारा होता है, लेकिन ये जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट होते क्या हैं, तो हमने पढ़ा अमोनिया, फर्स्ट हमने पढ़ा अमोनिया, यूरिया, और तीसरा हमने पढ़ा यूरिक अम्ल। ठीक है, यूरिक अम्ल हमने पढ़ लिए तीनों। अब बात आती है कि उत्सर्जन तंत्र के बारे में तो हमने हाईलाइट देख लिया कि क्या चीज है, लेकिन ये कितने भागों में बटा है, तो ये क्या है, 4 भागों में बटा हुआ है। 2 इसमें वृक्क होते हैं, जो ये गोल सी शेप दिखाई दे रही है आपको, ये वृक्क है। ठीक है, ये क्या है, हमारे शरीर में वृक्क पाए जाते हैं। दो मूत्रवाहिनियां पाई जाती है, जो ये वाली नलियां हैं, इनको क्या बोलते हैं, मूत्रवाहिनियां बोलते हैं। एक मूत्राशय पाया जाता है, जिसमें मूत्र इकट्ठा होता है, इस चीज को मूत्राशय बोलते हैं, और एक मूत्र मार्ग होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, उत्सर्जन तंत्र, जिसमें क्या होता है, अपशिष्ट जो पदार्थ होता है वो बाहर निकलने की प्रक्रिया होती है जिसमें। ठीक है, तो अपशिष्ट पदार्थ के बाहर निकलने की प्रक्रिया किसमें होती है, उत्सर्जन तंत्र में होती है। ठीक है, तो अब देखते हैं इस डायग्राम में क्या चीजें हमें दे रखी है। तो सबसे पहली बात आती है कि ये 2 वृक्क हैं। ठीक है, ये क्या है, ये वृक्क है। इसकी शेप ऐसी कुछ होती है कि इसके अंदर क्या होते हैं, ये जैसे ये ऐसे गोल गोल सी शेप सी होती है, और फिर उनके अंदर भी कुछ डॉट्स से ऐसी शेप होती है। ठीक है, तो ये दोनों तरफ सेम ही रहेगी। हमारा ये दायां वृक्क है और ये बायां वृक्क है। जैसे हमारा दायां नीले दायां आलिंद, हमने वो चीजें पढ़ी थी, सिमिलर होता है। 2 वृक्क पाए जाते हैं, तो एक वृक्क दायां वृक्क और दूसरा बायां वृक्क। ठीक है, फिर बात आती है कि ये जो बीच वाला भाग है, इसको क्या बोलेंगे, हम मध्यांश बोलेंगे। ठीक है, जो बीच वाला भाग है उसको बोलेंगे मध्यांश। ठीक है, बात समझ में आई। फिर बात आती है कि इसको क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। ठीक है, फिर ये क्या होता है कि ये जो 2 नलियां होती हैं, वृक्क से ये जुड़ी रहती हैं। ठीक है, ये 2 नलियां होती हैं ऐसे, ये 2 नलियां हैं, तो ये क्या होती है, वृक्क धमनी होती है। क्या होती है, ये वाली नली वृक्क धमनी होती है, और ये जो दूसरी नली है वो वृक्क शिरा होती है। क्या होती है, शिरा। ठीक है, अब इस जो धमनी है उसमें क्या होता है, अशुद्ध रक्त क्या होता है, वृक्क के अंदर आता है। ठीक है, अशुद्ध रक्त यहाँ से वृक्क के अंदर एंटर करता है, और यहाँ ये इसके अंदर जाता है, नेफ्रॉन्स के अंदर जाता है। यहाँ से फिर क्या होता है, प्यूरिफाई होता है, मतलब शुद्ध होता है। जो अशुद्ध रक्त है वो शुद्ध किस में होता है, इस भाग में होता है। फिर क्या करता है वो, इस वाली नली से, ये जो नली दिख रही है, ये वाली नली से शुद्ध रक्त बाहर निकलता है, और अन्य भागों तक जो संचरण होता है उसका, रक्त का। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा धमनी से अशुद्ध रक्त आता है, और यहाँ से प्यूरिफाई इसका शुद्ध रक्त होता है, मतलब अशुद्ध शुद्ध में चेंज होता है, और फिर इस जो वृक्क शिरा है, इसको क्या बोलेंगे हम, वृक्क शिरा। इस वृक्क शिरा से हमारे अनेक भागों तक पहुंचता है। ठीक है, सेम ये प्रक्रिया इस वाले वृक्क के साथ भी होती है। इसमें भी सेम ऐसी 2 नलियां होती है, जिससे वृक्क आता है, और दूसरी नली से वृक्क में से, इस वाली नली में से रक्त आता है अशुद्ध, और दूसरी वाली नली से बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये हमारा इसमें प्रक्रिया होती है। फिर ये बायां वृक्क मैंने बता ही दिया, ये मूत्रवाहिनी हो गई। फिर ये मूत्राशय होता है। ठीक है, और ये मूत्र मार्ग होता है। ठीक है, ये हुआ हमारा उत्सर्जन तंत्र का हाईलाइट। ठीक है, कि क्या कौन सी चीज कहाँ होती है, कैसे होती है, किसमें क्या चीजें होती है। ठीक है, तो यहाँ में क्या है, मूत्र यहाँ इस नली से आता है, यहाँ इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, फिर मनुष्य क्या करते हैं, मूत्र को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये प्रक्रिया होती है उत्सर्जन तंत्र में, जिसमें अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर से बाहर निकलता है। ठीक है, तो उत्सर्जन तंत्र की प्रक्रिया पढ़ी। अब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, जो इसमें हमने पढ़ा वृक्क, मूत्रवाहिनी, फिर मूत्राशय और मूत्रमार्ग। ठीक है, तो इन चीजों को हम क्या है, अब डिटेल से पढ़ेंगे। पहली बात आती है वृक्क। ठीक है, मैंने वृक्क इंपॉर्टेंट है ये जो उत्सर्जन तंत्र है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट काम जो करता है वो वृक्क करता है। तो हमारे शरीर में 2 वृक्क पाए जाते हैं, दायां और बायां वृक्क। तो देखते हैं, यह मानव का मुख्य उत्सर्जन अंग है। ठीक है, मैंने बताया कि उत्सर्जन तंत्र में जो मुख्य भूमिका निभाता है वो वृक्क निभाता है। ठीक है,
नेक्स्ट बात है कि यह शरीर से लगभग 75 से 80% जो तरल अपशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकालता है। ठीक है, जो तरल अपशिष्ट है जैसे मूत्र हुआ तो 75 से 80% भाग को ये बाहर निकालता है वृक्क। ठीक है, कौन निकालता है? वृक्क निकालता है। साथ ही शरीर में स्रावित समस्त रसों का नियंत्रण करता है। जो भी रस स्रावित होते हैं हमारे शरीर में उन सब का नियंत्रण कौन करता है? वृक्क करता है। ठीक है, किसके आकार की होती है? सेम की जो फली है, आपने देखा होगा सेम के जो दाने होते हैं उन दानों की जैसी इसकी शेप होती है, तो सेम के दानों की आकृति के समान होते हैं। ठीक है, वृक्क की मध्य सतह पर एक खांच होती है। अभी मैंने दिखाया था कि जो भी वृक्क है उसके बीच में कुछ खांच पाई जाती है। ठीक है, ऐसे ये ऐसी कुछ शेप है, ये शेप है वृक्क की। ठीक है, तो ये क्या है देखते हैं। देखिए मध्य सतह में एक खांच पाई जाती है जहां से मूत्र नलिकाएं, तंत्रिकाएं और रक्त वाहिनियां वृक्क में प्रवेश करती हैं। ठीक है, मैंने बताया था यहाँ से एक नली प्रवेश करती है और एक नली क्या है? निकलती भी है। ये नीचे मूत्र नलिका निकलती है। ठीक है, तो ये क्या होती है? इसे हाइलम कहते हैं। क्या बोलते हैं? यहाँ पे एक जो छेद है, देखिए पीछे डायग्राम में आपको समझ में आएगा। इसको मैं जस्ट इरेज कर देती हूँ। ये क्या है? ये देखिए यहाँ एक खांच सी है, ये छेद है, एक छेद दिखाई दे रहा है ना, इस छेद को क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं। ठीक है, तो इसी हाइलम के द्वारा क्या है, ये जो वृक्क धमनी है वो यहाँ से एंटर करती है वृक्क के अंदर और एक नली जो बाहर निकलती है जिसको क्या बोलते हैं? मूत्रवाहिनी बोलते हैं। ठीक है, तो ये है। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए नेक्स्ट है हमारा, तो खांच होती है उसमें जो नलियां प्रवेश करती है उस जगह को क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हाइलम बोलते हैं। नेक्स्ट बात आती है हमारी, प्रत्येक वृक्क, जो दो वृक्क हैं हमारे तो इसलिए क्या है? दायां और बायां वृक्क, दायां बायां वृक्क है, तो दोनों वृक्क क्या होते हैं? दो भागों में बटे होते हैं। वृक्क के दो भाग होते हैं। ठीक है, एक बाहरी वलकुट होता है, मतलब बाहर वाला एरिया को बोलते हैं, और दूसरा क्या होता है? भीतरी मध्यांश। ठीक है, तो ये है हमारे दो वृक्क के जो भाग हैं, एक बाहरी और एक भीतरी मध्यांश। ठीक है, तो प्रत्येक वृक्क यानी हर जो हमारे दोनों वृक्क हैं उन दोनों में अलग अलग प्रक्रिया नहीं होती है, सेम होती है, लेकिन दोनों क्या होते हैं? दोनों में कई कई लाखों उत्सर्जन इकाइयां मिलकर बनी होती हैं, जिसे क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन या वृक्काणु। अब नेफ्रॉन क्या चीज होती है वो भी हम देखते हैं। तो देखिए प्रत्येक वृक्क में कितनी लाखों इकाइयां मिलकर बनी होती है वृक्क में, जिसको क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। तो बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं। अब नेफ्रॉन क्या होते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, तो नेफ्रॉन क्या होता है, कहाँ पाया जाता है? पहली बात तो ये वृक्क के अंदर पाया जाता है, जो बाहरी और भीतरी वलकुट है। ठीक है, तो नेफ्रॉन का कार्य क्या होता है? पहली बात हम देखते हैं, तो नेफ्रॉन रक्त को छानने का कार्य करता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका कार्य कि बस ये क्या करता है? रक्त को छानने का कार्य करता है। ठीक है, तो जो भी हमारा रक्त उसमें जाता है वो छान के ये क्या करता है? भेज देता है नेफ्रॉन। ठीक है, स्ट्रक्चर इसकी आप देख सकते हैं, ये क्या होती है? यहाँ से ये ऐसी कुछ कटोरे नुमा शेप होती है, ये कटोरे जैसी शेप दिखाई दे रही है, इसके ऊपर क्या है? कुछ गुच्छा सा है। ठीक है, ये क्या है? गुच्छा सा है। ये रियल में क्या है? ये कुछ नसें हैं, जैसे हम रक्त वाहिनियां बोलते हैं, रक्त वाहिनियां हैं, और इस पूरे गुच्छे को क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं इस गुच्छे को? ग्लोमेरुलस। वैसे तो ये रक्त वाहिनियां हैं, सिंगल देखा जाए तो रक्त वाहिनियां बोलेंगे, और पूरा गुच्छा जब मिल जाता है उसको ग्लोमेरुलस बोलेंगे। ठीक है, फिर बात आती है जो कटोरे सी शेप है इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलते हैं बोमेन संपुट। क्या बोलते हैं? बोमेन संपुट। इस बोमेन संपुट में क्या होता है? बहुत सारी चीजें होती है, जैसे लवण होता है, हमारा रक्त होता है, ग्लूकोज भी होता है और यूरिया भी होता है। ठीक है, फिर बात आती है कि यहाँ से ये शेप है ऐसी कुछ रक्त वाहिनियां होती हैं हमारी, ये ऐसे शेप बनाती हैं। ये जो सबसे लंबी वाली शेप है, गहरी शेप है, इसको बोलते हैं हेनले पाश। क्या बोलते हैं? हेनले पाश। फिर ये यहाँ जाती है और यूरिया को क्या करती है? मूत्रवाहिनी से बाहर निकाल देती है। ठीक है, तो ये हमारी मूत्रवाहिनी है। हमारी स्ट्रक्चर ऐसी कुछ थी, ये यहाँ से नली थी, अगर मैं यहाँ से आपको समझाऊं तो ये ऐसे कुछ था, और फिर ये नली बाहर निकल रही थी। ठीक है, तो यहाँ से एक एंटर कर रही थी। ठीक है, ये स्ट्रक्चर थी हमारी। तो ये जो पूरी स्ट्रक्चर है, ये नेफ्रॉन है, ये इसके अंदर पाई जाती है। ये यहाँ से नली आ गई तो ये क्या है? इसके अंदर पाई जाती है ये पूरी स्ट्रक्चर जो भी है। ठीक है, तो आप इसको भूल जाएं, यहाँ देखिए।
ठीक है, तो समझ में आई बात को। तो ये क्या करता है, बोमेन संपुट में ये इतनी सारी चीजें होती है तो यहाँ क्या होती है, रक्त वाहिकाएं होती है। कुछ हमारे इसके चारों तरफ क्या होती है, रक्त वाहिकाएं होती है। ठीक है, इसके चारों तरफ होती है बहुत सारी रक्त वाहिकाएं और इसमें ऐसी कुछ स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होती है। अब ये क्या करते हैं कि लवण, रक्त, ग्लूकोज और यूरिया, इसमें ये मान के चलिए कि कटोरा है, इसमें ये सारी चीजें हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आएंगी यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से आएंगी। फिर ये क्या करते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बेस्ट चीजें हैं, जो हमारे शरीर को चाहिए। ठीक है, जैसे हमारे शरीर को लवण चाहिए, रक्त भी चाहिए, ग्लूकोज भी चाहिए, तो ये चीजें क्या हैं, ये एक तरह से छलनी है यहाँ पे। तो ये छन के क्या करती हैं, हमारी रक्त वाहिनियों से अनेक जो हमारे पार्ट्स होते हैं उन तक पहुंच जाती है। ठीक है, क्या नहीं छनता है इसमें से, यूरिया नहीं छनता है। ठीक है, यूरिया क्या करता है, अपशिष्ट पदार्थ है हमारे शरीर के लिए, हमें नहीं चाहिए होता है। तो ये क्या करता है, यूरिया यहाँ से होता हुआ, ये यहाँ से होता हुआ, ये यहाँ से क्या करता है, यहाँ इस जो मूत्र वाहिनी है वहां तक आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो छानने का प्रोसेस है, मैंने बताया ना यहाँ पे रक्त को छानने का कार्य करता है। तो इस नली से क्या होता है, मोस्टली रक्त आता है जो शुद्ध रक्त होता है, और रक्त को क्या करता है, हमारे शरीर के अनेक भागों तक पहुंचता है। तो इसमें से क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें क्या बचता है, यूरिया बचता है। और यूरिया क्या है, इस हैनले पास से होता हुआ हमारी मूत्र वाहिनियों तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा जो रक्त का प्रोसेस है और छानने का प्रोसेस है कि रक्त हमारे शरीर में कैसे छनता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात आती है, नेफ्रॉन के भी दो भाग होते हैं। ठीक है, बोमेन संपुट और वृक्क नलिकाएं। ठीक है, बोमेन संपुट जिसमें गुच्छा है, ठीक है, जिसमें हमारे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर थी, अब ये भी देखा था, और इसके अंदर क्या है, लवण भी पाया जाता है, रक्त भी पाया जाता है, ग्लूकोज भी पाया जाता है और यूरिया पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा ग्लोमेरुलस होता है जो गुच्छे की शेप होती है रक्त वाहिनियों की। ठीक है, फिर यहाँ ऐसे कुछ हैंडले पास बनाता हुआ यहाँ तक जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, बोमेन संपुट, जो ये कटोरी जैसी शेप है इसको बोमेन संपुट बोलते हैं। ये नेफ्रॉन के ऊपरी भाग में पाया जाता है क्योंकि ये सबसे ऊपर वाला भाग है नेफ्रॉन का। कप के आकार का होता है, थैला होता है। ठीक है, थैला क्यों बोला गया है यहाँ पे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें इकट्ठी रहती है, जैसे लवण हुआ, रक्त, ग्लूकोज और यूरिया। ठीक है, तो ये कटोरे की जैसे शेप का थैला होता है। बोमेन संपुट में शाखा अभिवाही धमनियों की कोशिकाओं का एक गुच्छा पाया जाता है। कौन से गुच्छे की बात कर रहा है, ये ऊपर वाले, इसको रक्त वाहिनियों का गुच्छा है और इसको क्या बोलेंगे हम, ग्लोमेरुलस बोलेंगे, जिसको हमने पहले ही पढ़ लिया है। ठीक है, तो ये बातें आपको बोमेन संपुट के लिए याद रखनी है। फिर बात आती है वृक्क नलिका। तो ये वृक्क नलिका थी हमारी। ठीक है, यहाँ से हैनले पाश बना रही थी और उसके बाद हमारी मूत्रवाहिनी तक जा रही थी। तो ये वृक्क नलिका क्या कार्य करती है, तो देखिए, ये बोमेन संपुट के निचले हिस्से से प्रारंभ होने वाली नलिका है, होती है। बोमेन संपुट यहाँ तक है, यहाँ से नीचे से ये क्या स्टार्ट हो गई, वृक्क नलिकाएं स्टार्ट हो गई। ठीक है, जिसके द्वारा हिस्सा मूत्र एकत्र करने वाली नलिका से जुड़ा होता है। ठीक है, मूत्र एकत्र कहाँ होता है, इस वाली नलिका में होता है। ठीक है, मूत्र नलिका है, यहाँ से जाता है मतलब। ठीक है, तो ये क्या है, मध्य भाग में एक नलिका हेयर पिन नुमा कुंडलित हैनले लूप का निर्माण करती है। पिन नुमा हैनले लूप मतलब ये वाला लूप, पिन की जैसी शेप है इसकी। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, वृक्क नलिका बोलेंगे। फिर तीसरी बात आती है इसमें, नेक्स्ट जो बात आती है कि मूत्र का निर्माण होता कैसे है। हमने ये तो देख लिया कि रक्त छानता है, कौन छानता है, नेफ्रॉन छानता है, और उसके बाद में अपशिष्ट जो यूरिया है उसको मूत्र नलिका तक पहुंचा देता है। लेकिन मूत्र का निर्माण होता कैसे है, तो मूत्र का निर्माण क्या होता है, 3 चरणों में मूत्र का निर्माण होता है, गुच्छीय निस्पंदन, पुनः अवशोषण और स्रवण। ठीक है, गुच्छीय स्पंदन, पुनः अवशोषण और श्रवण, ये 3 भाग हैं इसके, जिन भागों में ये पूरा कंप्लीट होता है। बस इतना ही ध्यान रखना है आपको इसके अंदर। फिर बात आती है उत्सर्जन में प्रयुक्त अंग तंत्र कौन कौन से हैं, कि उत्सर्जन तंत्र तो हमने पढ़ लिया, और कौन कौन से अंग इसमें जो भूमिका निभाते हैं। तो पहली चीज आती है फेफड़े। ठीक है, फेफड़े भी भूमिका निभाते हैं, हमने सबसे पहले पढ़ा था। क्या करते हैं फेफड़े, CO2 का उत्सर्जन करते हैं, फर्स्ट पेज पे मैंने आपको बताया था। तो CO2 का उत्सर्जन फेफड़े करते हैं, ये हमने उत्सर्जन तंत्र में देखा है। ठीक है, यकृत भी कुछ काम करते थे, बताया था, विटामिन और हार्मोन आदि का मल के साथ उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, यकृत क्या करते हैं, ये जो भी चीजें एक्स्ट्रा होती हैं उनका मल के साथ उत्सर्जन करता है। फिर त्वचा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती ही है। ठीक है, हमारी त्वचा भी कुछ उत्सर्जन करती है, कुछ चीजों का उत्सर्जन करती है, जैसे पसीना हुआ। पसीने का उत्सर्जन मतलब, उत्सर्जन का मतलब एक तरह से है कि हमारे शरीर से बाहर निकलना। ठीक है,
उत्सर्जन मतलब एक तरीके से हमारे शरीर से बाहर निकलना, कुछ चीजें बनना, कुछ चीजें निकलना। तो ये क्या चीजें हैं? त्वचा से हमारे शरीर से क्या निकलता है? पसीना निकलता है, ठीक है। तो ये क्या होता है? नमक और यूरिया, लैक्टिक अम्ल, ठीक है, आदि का पसीने के साथ उत्सर्जन करता है, ठीक है। हमने देखा है पसीना निकलता है, तो उसमें से पसीने में क्या होता है? नमक, यूरिया और लैक्टिक अम्ल होता है। इन सब का पसीने के साथ उत्सर्जन कौन करता है? हमारी त्वचा करती है, ठीक है। तो ये हमारा था उत्सर्जन तंत्र। हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर ही दीजिए, क्योंकि उसके बिना आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आप मेरी वेबसाइट पे भी फॉलो कर सकते हैं मुझे। मेरा जो यूट्यूब का चैनल है उसके यहाँ इस वाले भाग में आपको एक लिंक मिलेगा, ठीक है। वहाँ के थ्रू आप जा सकते हैं मेरी वेबसाइट पर। अगर वहाँ नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, वहाँ मुझे आप फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो करें। देन आप मेरी वेबसाइट पे भी करें जाएँ, वहाँ पे आपको ये नोट्स प्रॉपरली और भी अच्छे से मिलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जनन तंत्र के साथ। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।